हे एवरीबॉडी, तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो कि हमारी होने वाली है कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान की। तो अभी तक हमने हमारी जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, उसका अध्याय 1, साथ ही अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 6 तक हमने कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर भी उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं हम अध्याय 7 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के क्वेश्चन आंसर को। ऐसे तो ये लेसन हमारी जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट लेसन है, परंतु हमारी क्वेश्चन बैंक में इसे अध्याय 7 के रूप में दिया गया है। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो अध्याय होने वाला है वो कुल 8 अंक का होने वाला है, जिसमें से 1 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, साथ ही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे सामने आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो ऑप्शन है लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिक विकास या सामाजिक विकास। सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्र निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट है कश्मीर के भारत में विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 22 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1947 या 26 अक्टूबर 1945 या 22 अक्टूबर 1946। सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 26 अक्टूबर 1947 में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने किस समस्या को जन्म दिया? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा शरणार्थी समस्या को जन्म दिया। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर 1943 में हुआ था, 53 में हुआ था। सो ये इसका राइट रहेगा। उसके बाद हमारे सामने आते हैं 2 अंक के प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है भारत विभाजन के कोई 2 कारण लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत विभाजन के कोई 2 कारण, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, यानी कि अंग्रेजों ने जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, इसके कारण भी भारत विभाजन हुआ। और दूसरा कारण है मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार, जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रति व्यवहार कर रही थी, वो भी इसका मुख्य कारण है। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेंस, यानी कि विलय पत्र क्या है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेंस कहा जाता है। यानी कि जब रजवाड़ों का विलय किया गया तो भारत में विलय होने के लिए उन्हें एक हस्ताक्षर करने थे एक पत्र को, उसी पत्र को क्या कहा जाता है? विलय पत्र या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेंस। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल को भारत का विश्वमार्ग क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरदार पटेल ने अथक परिश्रम और समझदारी के साथ भारत के एकीकरण को भौगोलिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्ण किया, अतः उन्हें भारत का विस्मार्क की उपमा दी। यानी कि जब भारत अनेक रजवाड़ों के टुकड़ों में बटा था तो सरदार पटेल ने उन सभी टुकड़ों को मिलाकर एक अखंड भारत की रचना करने की कोशिश की। इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क। और इसी के लिए भारत में सबसे बड़ी उनकी मूर्ति बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो वो इसी के लिए बनी गई है और इसका कहीं ना कहीं एक अर्थ एकता का प्रतीक, एकता की मूर्ति ही होता है। सो इस प्रकार इसका राइट आंसर रहेगा। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने आते हैं 5 अंकीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? यानी कि किन कारणों से भारत का बंटवारा हुआ? भारत इंडिया से कैसे 2 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, भारत विभाजन के कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश शासकों की नीति, यानी कि भारत विभाजन हेतु ब्रिटिश शासकों अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। इस नीति का अनुसरण करके उन्होंने भारत के हिंदू तथा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया और ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति भी पाकिस्तान के साथ ही थी। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ। यानी कि अंग्रेज चले गए और जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ अंदर ऐसी कूटनीति कर दी जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। दूसरा कारण है मुस्लिम भावना। अब मुस्लिम भावना मीन्स क्या है? यहाँ पे क्या तात्पर्य है मुस्लिम भावना से? तो हिंदू तथा मुसलमान के लंबे समय तक मिलजुल कर साथ रहने के बावजूद भी भाईचारे की भावना विकसित नहीं हुई। मुसलमान अपने आप को अलग मानते चले जा रहे थे। उनकी इस भावना को मोहम्मद इकबाल जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने और बढ़ावा दे दिया, जिसका परिणाम स्वरूप देश का बंटवारा हो गया। दूसरा कारण ये रहेगा। तीसरा कारण है मुस्लिम सांप्रदायिक
व्यवस्था को ब्रिटिश प्रोत्साहन, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1817 से मुसलमानों को संरक्षण देना प्रारंभ किया। इसी श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशिला रखी। अंग्रेजी हुकूमत ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, जिसकी समर्थन करके मुस्लिम लीग को प्रत्येक संभव सहयोग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अंग्रेज क्या कर रहा था? अंग्रेज मुसलमानों यानी कि मुस्लिम संप्रदाय को प्रोत्साहन दे रहा था, उसका सपोर्ट कर रहा था, और द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब दो नए राष्ट्र बनाने का भी समर्थन कर रहा था, भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद यहाँ पे चौथा कारण रहेगा हमारा मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। अनेक बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को स्वीकारते हुए उसके साथ समझौते किए, जिससे उनके मनोबल में बढ़ोतरी हुई। उनका बढ़ा हुआ मनोबल देश का विभाजन कराने में निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया। यानी कि कांग्रेस बहुत बार जो मुस्लिम लीग बिल्कुल गलत मांगे करता था, उनको भी कांग्रेस मान लेती थी, जिसके कारण क्या हुआ? मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ा, और ये भी एक कारण है भारत विभाजन का। उसके बाद है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व। अब जब अंतरिम सरकार बनाई गई तो उसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित किए जाने का परिणाम शासन की कार्यकारिणी में विभाजन के रूप में उभरा। इस विभाजन के कारण हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों पर प्रभावी रोक लगाने में असमर्थ रही तथा मजबूरीवश कांग्रेस ने भारत का विभाजन स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। तो ये कुछ 5 प्रमुख कारण होने वाले हैं। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, और ये आपको परीक्षा अध्ययन में भी मिल जाएगा इसका आंसर, और उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता और परिणाम लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संघ में देशी रियासतों का विलय एक तात्कालिक व्यवस्था थी। यानी कि उस समय की ही यह प्रयास था कि सभी रियासतों का विलय किया जाए। समस्त वर्गों का मत था कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। पुनर्गठन इसलिए क्योंकि अंग्रेज ने अपने हिसाब से राज्यों को बांट दिया था, परंतु हमें हमारा सरकार हमारी भारत को चलाने के लिए दोबारा से राज्य पुनर्गठन करना था। तभी भारत के दक्षिणी राज्यों, जो हमारा भारत है उसका निचला हिस्सा है यहाँ दक्षिण में, वहाँ पे भाषा के आधार पर राज्य को डबल से बनाने की, पुनर्गठित करने की क्या होगी, मांग उठने लगी। इससे पूर्व संविधान निर्माण के दौरान ही संविधान सभा में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग भी उठी थी। इससे पहले जब संविधान बन रहा था उस टाइम पे भी मांग उठी थी। तो संविधान सभा ने जून 1948 में एस के दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन कर दिया। ओके, हालांकि दर आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन अथवा पुनर्गठन असहमत था, लेकिन प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्यों के पुनर्गठन का समर्थक था। जनता के दबाव में कांग्रेस द्वारा गठित समिति भी दर आयोग के निष्कर्ष से सहमत थी, लेकिन उनकी यह भी भावना थी कि जनसाधारण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आग्रह करे तो इसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी। अब इसके क्या परिणाम हुए? तो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन ने प्रदेशों को उनकी संस्कृति एवं भाषा के आधार पर एक नवीन राजनीतिक पहचान दे दी। जैसे गुजरात के इलाकों में जहाँ गुजराती बोली जाती थी उसे गुजरात दे दिया, तो इससे क्या हुआ, उसे एक नई पहचान मिल गई। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप राज्य की राजनीति लोगों के काफ़ी नज़दीक आ खड़ी। प्रदेशों के पुनर्गठन ने राज्य राजनीति को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन से ही अंग्रेजी भाषी विशिष्ट वर्ग की उपयोगिता कम हुई, क्योंकि राजनीतिक क्रियाकलापों का भाषाई क्रियान्वयन अब स्थानीय भाषा में किया जाना है। पहले उस संपूर्ण देश में अंग्रेजी चलती अगर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होता, पर राज्यों का पुनर्गठन होने से क्या हुआ कि गुजरात में जैसे गुजराती चली, महाराष्ट्र में मराठी चली, इसी तरीके से तमिल में तेलुगु चली, उस तरीके से भाषाएं चलने लगी, यानी कि स्थायी भाषाओं का प्रचलन हुआ। ओके, उसके साथ ही चौथा परिणाम यह हुआ कि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्यों के पुनर्गठन से प्रदेशों का प्रशासन सुगमतापूर्वक चलाया जाने लगा। यानी कि छोटे छोटे जब हमने प्रदेश बना दिए तो वहाँ पर शासन करना आसान हो गया। तो ये कुछ इसके परिणाम हुए। तो सबसे पहले उसकी जो आवश्यकता था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक कुछ चीज़ें, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद क्या उसके परिणाम हुए। तो 1 बाय 1 करके इनको नोट कर ले, या फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट कर लीजिएगा, ये चारों रहेंगे। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 10, शरणार्थी समस्या पर लेख लिखिए। तो शरणार्थी समस्या क्या, किन किन समस्याओं, किन किन परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा शरणार्थियों को, उनके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, शरणार्थी समस्या सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने के लिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे जगह से स्थानांतरण हुआ लोगों का। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, यानी कि बिना किसी प्लान के, अनियोजित
और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए। इस क्रम में लोगों ने बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या दोनों ही तरफ कम थी, जैसे पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की संख्या कम थी और भारत में मुस्लिमों की संख्या कम थी, तो उन्हें अपने अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें कहाँ रहना पड़ा, शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लगभग 25 लाख मुस्लिम तथा पाकिस्तान से भारत आने वाले लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिम यानी हिंदू और सिख अल्पसंख्यक थे। भारत व पाक बंटवारे के कारण लाखों लोगों को बड़ी कठिनाइयां और दुविधा तथा संकट के दौर से गुजरना पड़ा। इस त्रासदी में बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं यानी कि बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल हो गए, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गया है। इन लोग लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। तो ये कुछ शरणार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और फिर इसका। सो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट तथा लास्ट क्वेश्चन है। जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय से भारत को किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी कि जब भारत में विलय किया गया जूनागढ़ रियासत को, तो क्या क्या दिक्कतें आई भारत को, वो हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय होने वाली कठिनाइयाँ या फिर दिक्कतें। सौराष्ट्र, ये कहाँ स्थित है, काठियावाड़ में, अगर आपने नाम सुना हो तो। काठियावाड़ के किनारे पर स्थित जूनागढ़ रजवाड़ा है ना, चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए जूनागढ़ है और इसके आसपास क्या है, भारत है, बीच में ये घिरा हुआ चारों तरफ से। तो जूनागढ़ के बहुसंख्यक लोग हिंदू थे, यानी कि वहाँ पर हिंदू लोग निवास करते थे। परंतु यहाँ के नवाब महावत खाने ने 15 अगस्त 1947 को अपनी रियासत के पाकिस्तान में जो लोग रहते थे वो हिंदू थे, परंतु वहाँ का जो नवाब था वो कौन था, मुस्लिम था। तो उसने क्या किया, पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा कर दी खुद को। पाक ने इस देसी रजवाड़े का अपने में विलय तुरंत ही स्वीकार कर लिया, परंतु राज्य के निवासियों ने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। राजा ने तो कह दिया, परंतु प्रजा नहीं मान रही थी और उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। और रियासत में फैली अराजकता की स्थिति इतनी भयानक हो गई कि शासक का जीवन खतरे में पड़ गया। उससे भयभीत होकर पाकिस्तान में शरण ली। रियासत के लोगों ने एक तात्कालिक सरकार का गठन किया। विषम परिस्थितियों में जूनागढ़ के दीवान शाह नजवाब भुट्टो ने भारत सरकार से सहायता करने का निवेदन किया, जिसे स्वीकारते हुए रियासत में भारतीय सेना का प्रवेश हुआ। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को जूनागढ़ के तीनों जागीरों पर बलात् कब्जा करने का आदेश दिया। आर्थिक विफलता के दौर से गुजर रहे जूनागढ़ को अंत में भारतीय सेना के समक्ष झुकना पड़ा और फरवरी 1948 में राज्य में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 99% लोगों ने पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। और इस प्रकार 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ रियासत का क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। तो इस प्रकार विलय हुआ और यही दिक्कत है। तो बिल्कुल आपको सिंपल ऐसा लिखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जूनागढ़ रियासत का भारत में कैसे विलय हुआ, तो आपको यही लिखना है। और विलय करते समय क्या दिक्कतें आई, तो भी आपको कुछ इसी तरीके से इसका आंसर देना है। ओके, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट और फिर यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो हमारा लेसन 7 था यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर थे उनको कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप शेयर करो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अच्छे से सोल्यूशन पहुँच सके। और कमेंट कर देना, आपका कोई भी सुझाव हो तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।